नमस्कार, आप सभी भावी शिक्षकों का ग्रेट मंत्रा स्वागत करता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था विशिष्ट बालक। हमारा जो टॉपिक चल रहा था समावेशी शिक्षा वो कंप्लीट हो चुका है। समावेशी शिक्षा में हमने सब कुछ, अपना सारा पोर्शन जितना हमारा यूपी टेट के सिलेबस में है वो हमने कवर कर लिया है। अब देखिए, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा रोल है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। देखिए, आज के टॉपिक से हमें एक क्वेश्चन 100% मिल रहा है, ये आप नोट करके रख लीजिए क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आप देख ही रहे होंगे कि टॉपिक का नाम क्या है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा, इसको हम इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। देखिए, लिखा है ना कि अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। ठीक है, अभिप्रेरणा को हम अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं और मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है और इस मोटम का अर्थ है गति की अवस्था। ठीक है, गति की अवस्था मतलब ये गति हो रही है, ठीक, मतलब चलते रहना निरंतर, वो होती है गति। तो मोटम का अर्थ है गति की अवस्था। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा का अंग्रेजी रूपांतरण है और अभिप्रेरणा शब्द मतलब मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है गति की अवस्था। अब आगे देखते हैं। देखिए, मोटिवेशन जो है ना, आपने सुना होगा ना कि उसे मोटिवेट करिए तभी वो अच्छा कार्य करेगा, ये बातें तो सुनी होंगी। तो ऐसे ही अभिप्रेरणा में क्या होता है, अभिप्रेरणा में 3 चीज़ें होती हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अभिप्रेरणा में 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आरंभ करना। किस चीज़ को आरंभ करना? किसी कार्य को आरंभ करना, प्रारंभ करना। दूसरा स्टेप क्या है? उस कार्य को जारी रखना, मतलब पहले हमने उस काम को स्टार्ट किया, उस काम को प्रारंभ किया, उसके बाद हम उस चीज़ को जारी रखे हुए हैं। फिर अगला, तीसरा और लास्ट प्रोसेस क्या है, लास्ट स्टेप क्या है? लक्ष्य तक ले जाना। मतलब जिस कार्य को हमने आरंभ किया था, प्रारंभ किया था, उस कार्य को जारी रखा, फिर उसके बाद उस कार्य को जारी रखने के बाद उसको लक्ष्य तक ले गए। तो यही क्या है? अभिप्रेरणा है। मतलब अभिप्रेरणा, हम किसी भी चीज़ से अभिप्रेरित होकर ये सारे काम करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कुछ परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं। पहली आपकी परिभाषा है प्रेरणा। देखिए, यहाँ पर प्रेरणा शब्द आया, अब आप चाहें इसे अभिप्रेरणा कह लीजिए या फिर अगर आपको एग्ज़ाम में प्रेरणा लिखा मिल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे अभिप्रेरणा या प्रेरणा दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन है आपकी, प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने तथा उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक, प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने तथा उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह है, ये जो अभिप्रेरणा है, ये जो प्रेरणा है, इसमें क्या होता है कि किसी कार्य को हम प्रारंभ कर रहे हैं, किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम उसी कार्य को निरंतर कर रहे हैं, मतलब जारी रख रहे हैं। उसके बाद उस कार्य को नियंत्रित, मतलब या तो लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये अभिप्रेरणा है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है गुड महोदय जो हैं, उन्होंने यह परिभाषा दी है कि प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने तथा उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा क्या है? अगली परिभाषा है प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ उसे वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। ठीक, अब देखिए, प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की, मतलब जो सीखने वाला व्यक्ति है उसकी आंतरिक शक्तियाँ, उसके अंदर जो उसकी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? उसे वातावरण के, मतलब उसके सामने जो भी लक्ष्य हैं उनकी ओर निर्देशित करती हैं, अग्रसित करती हैं, उनकी तरफ मतलब भेजती हैं, ये कह लीजिए आप।
ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। ठीक, इन 3 मनोवैज्ञानिकों ने ये एक ही परिभाषा का समर्थन किया है। अगली परिभाषा है प्रेरणा व्यक्ति के अंदर शक्ति परिवर्तन है जिसका संबंध भावात्मक जागृति से होता है। क्या है? प्रेरणा व्यक्ति के अंदर शक्ति परिवर्तन है जिसका संबंध भावात्मक जागृति से होता है। तो ये परिभाषा आपकी दी है मैकडोनाल्ड ने। 3 परिभाषाएं थी, ये तीनों इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इन तीनों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहले आप पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए, ये तो था अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा में क्या होता है? हमने अभिप्रेरणा का इंग्लिश रूपांतरण देख लिया, अंग्रेजी रूपांतरण देख लिया, हमने ये देख लिया कि अभिप्रेरणा जो है वो कहाँ से मिलकर कौन सी भाषा से शब्द लिया गया है। अब आगे हम देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार की अभिप्रेरणा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, अभिप्रेरणा जो है ना वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? अभिप्रेरणा, एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। अब आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है कि जब हम स्वयं के प्रभाव में, मतलब हमारा खुद का अंदर से, हमारी अंतरात्मा से हम पर जो प्रभाव पड़ रहा है, हमारा स्वयं का हम पे खुद जो प्रभाव पड़ रहा है, उस अपने प्रभाव में हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। ठीक है। और दूसरा आपका प्रकार है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरणा में दूसरों के प्रभाव में हम कार्य करते हैं। आंतरिक में स्वयं के प्रभाव में करते हैं और बाह्य में दूसरों के प्रभाव में। ठीक है, दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ता है तब क्या होता है? तब हम जो कार्य करते हैं वो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होती है। या फिर कह लीजिए जन्मजात अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरकों का प्रभाव अगर हम पर पड़ रहा है, हम उनके प्रभाव में आकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो आप हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी। अब जन्मजात अभिप्रेरक कौन से होते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक वे होते हैं जो हमें जन्म से मिले हैं, जैसे कि हमारी दैहिक आवश्यकताएं ले लीजिए, जैसे कि भूख है, प्यास है, निद्रा है। ये चीज़ें हमें किसी ने सिखाई नहीं है, ये हमारे अंदर जन्मजात हैं। क्या हमें किसी ने सिखाया है जन्म होने के बाद कि अब तुम्हें भूख लग रही है, अब तुम्हें प्यास लगनी चाहिए? ये चीज़ें किसी ने नहीं सिखाई हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर जन्मजात हैं। तो कह लीजिए कि जन्मजात अभिप्रेरकों के प्रभाव से हम जो क्रिया कर रहे हैं तो वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी। अगला है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा में क्या है? अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक का मतलब क्या है कि बाहर से जो हमने अर्जित किया है, जो वातावरण का प्रभाव हम पे पड़ रहा है या दूसरे व्यक्तियों का प्रभाव हम पे पड़ रहा है, उनके प्रभाव में आकर हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आपका बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगी। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखिए अभिप्रेरक क्या होते हैं ये हम अभी आगे देखेंगे। अभिप्रेरक वो चीज होती है, देखिए अभिप्रेरणा क्या है? आपका एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और ये जो अभिप्रेरक है, अभिप्रेरक एक एलिमेंट है, अभिप्रेरणा का तत्व है। ठीक, ये क्लियर हो गया? अभिप्रेरक और अभिप्रेरणा में अंतर समझ आ गया। अब हम ये देखते हैं कि जो अभिप्रेरक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए अभिप्रेरक होते क्या हैं? जिनके प्रभाव में हम कार्य को जारी रखते हैं। बताया ना अभी मैंने कि जिनके प्रभाव में, जिन चीज़ों का हम पे प्रभाव पड़ रहा है, उनके प्रभाव पड़ने से हम कार्य को जारी रख रहे हैं, कार्य को करते जा रहे हैं, तो वो आपके अभिप्रेरक कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे अभिप्रेरक का क्लासिफिकेशन, कि अभिप्रेरक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो अभिप्रेरक हैं ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग बताए हैं। तो हम 3 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे उसमें? देखिए मैस्लो जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, मैस्लो ने अभिप्रेरकों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। उन्होंने अभिप्रेरकों के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला तो बताया है जन्मजात अभिप्रेरक।
और दूसरा बताया है अर्जित अभिप्रेरक। देखिए जन्मजात अभिप्रेरक वही कि जो हमें जन्म से प्राप्त हुए हैं, जिन अभिप्रेरकों का समावेशन हमारे शरीर के अंदर हमारे अंदर जन्म से ही था। उन चीज़ों को हमने बाहर से अर्जित नहीं किया है, उन चीज़ों को हमें किसी ने नहीं सिखाया है, वो हमें जन्म से ही खुद ब खुद आती थी, तो वो हमारे होते हैं जन्मजात अभिप्रेरक। अब जन्मजात अभिप्रेरक में क्या है, भूख हो गया आपका, प्यास हो गया, निद्रा, काम शक्ति, विश्राम। अब देखिए भूख अगर हमें लग रही है, भूख लग रही है तो हम भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे, ऐसी कोई मतलब चीज़ खाएंगे, ऐसी कोई खाद्य सामग्री खाएंगे जिससे कि हमारी भूख जो है वो शांत हो जाए। तो ये क्या है, भूख क्या थी, हमारा अभिप्रेरक था और हमारा कार्य क्या था, खाना खाना। देखिए अभी हम अभिप्रेरणा के तत्व देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो अभिप्रेरक हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं जिससे कि हम कार्य करते हैं। फिर आपके जो 3 स्टेप्स हैं कि आरंभ करना, जारी रखना और लक्ष्य तक ले जाना, ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए आपका, चलिए अभी तत्व मैं आगे बताऊंगी तब ये बात क्लियर होगी। पहले हम अपने इन्हीं पे तत्व पे, अभिप्रेरकों पे, इन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दूसरा जो है अभिप्रेरक वो है अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक में क्या है कि जो अभिप्रेरक, जो तत्व हमें, जो मोटिव्स हमें बाहर से प्राप्त हुए हैं, हमारे वातावरण से प्राप्त हुए हैं, हमारे आसपास के लोगों से हमें प्राप्त हुए हैं, वो जो हमारे अंदर जन्मजात नहीं थे, वो आपके अर्जित अभिप्रेरक कहलाते हैं। अर्जित अभिप्रेरकों में क्या है कि रुचि है, आदत है, दया, परोपकार, सामुदायिकता, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे अर्जित अभिप्रेरक हैं। अगर इन चीज़ों का हम पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगी। अभी हमने देखा ना कि अर्जित अभिप्रेरकों का प्रभाव अगर हम पर पड़ रहा है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। अगला वर्गीकरण हम देखेंगे थॉमसन के अनुसार। ठीक है, थॉमसन जी क्या कहते हैं, जो थॉमसन महोदय हैं इन्होंने अलग बताया है। इन्होंने बताया है कि स्वाभाविक अभिप्रेरक बताए हैं और कृत्रिम। देखिए इन्होंने स्वाभाविक अभिप्रेरक बताया है एक प्रकार, और एक प्रकार बताया कृत्रिम, लेकिन इन दोनों लोगों ने 2 प्रकार ही बताए हैं। मैस्लो ने भी 2 प्रकार बताए हैं अभिप्रेरक के और थॉमसन ने भी 2 प्रकार बताए हैं। अब देखिए इनका स्वाभाविक में क्या है कि स्वाभाविक मतलब क्या, जो हमारे स्वभाव में है। और स्वभाव में कौन सी चीज़ होती है, स्वभाव में वही चीज़ होती है जो जन्म से हमारे अंदर होती है। तो पहला है खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें, और प्लस जन्मजात। मतलब क्या है कि स्वाभाविक के अंदर इन्होंने ये जो जन्मजात वाले अभिप्रेरक थे इनको भी शामिल कर दिया है। ये जो जन्मजात अभिप्रेरक हैं इनको भी इन्होंने स्वाभाविक के अंदर शामिल कर लिया। तो कहने का मतलब है भूख, प्यास, निद्रा, काम शक्ति, विश्राम, ये सारी चीज़ें भी स्वाभाविक अभिप्रेरक के अंदर आ जाएंगी। इसी प्रकार से कृत्रिम अभिप्रेरक क्या है, कृत्रिम अभिप्रेरक है दंड, पुरस्कार, सहयोग, ये सारी चीज़ें आपके कृत्रिम अभिप्रेरक हैं। और साथ ही अर्जित अभिप्रेरक, मतलब अर्जित अभिप्रेरक जो हैं जैसे रुचि, आदत, दया, परोपकार, सामुदायिकता, ये सारी चीज़ें इन्होंने कृत्रिम में इंक्लूड कर दी हैं। इनके साथ साथ इन्होंने दंड, पुरस्कार और सहयोग, इन चीज़ों को बढ़ा दिया है। फिर इन्होंने नया नाम रख दिया है कि कृत्रिम अभिप्रेरक। लेकिन इन दोनों मनोवैज्ञानिकों में ये चीज़ सिमिलर है कि इन्होंने अभिप्रेरकों के प्रकार 2 प्रकार बताए हैं। अब आगे देखेंगे हम गैरेट के अनुसार। जो गैरेट है इन्होंने भी एक वर्गीकरण दिया है अभिप्रेरकों का। तो गैरेट ने 3 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। देखिए 3 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं इन्होंने। कौन कौन से बताए हैं, पहला बताया है जैविक अभिप्रेरक। जैविक में क्या है कि जो चीज़ें हमारे अंदर पहले से ही हैं, जैविक में भूख, प्यास, निद्रा, यौन क्रिया, जन्मजात का नाम परिवर्तित करके इन्होंने जैविक कर दिया, जैविक अभिप्रेरक कर दिया। अगला है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक के अनुसार कौन क्या क्या है, क्रोध, भय, प्रेम, दुख, खुशी, ये सारी चीज़ें आपके मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों में आएंगी। अगला है सामाजिक अभिप्रेरक। ये अभिप्रेरक इन्होंने अपने वर्गीकरण में बढ़ा दिया है क्योंकि इन दोनों लोगों ने 2 बताए हैं और गैरेट ने हमको 3 क्लासिफिकेशन दे दिया 3 चीज़ों का। तो सामाजिक में क्या है, आत्म सुरक्षा, मतलब हमें खुद की सुरक्षा
आत्म प्रदर्शन और जिज्ञासा, ये चीज़ें इन्होंने सामाजिक अभिप्रेरक में बताई हैं। तो ये था आपका अभिप्रेरक का वर्गीकरण। अभिप्रेरक समझ में आ गया कि अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं और अभिप्रेरक होते क्या हैं। अभिप्रेरक वो होते हैं जो हमें, जिनके प्रभाव में हम कार्य को जारी रखते हैं। अब देखिए, अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो अभिप्रेरणा है हमारी, इसका प्रोसेस क्या होता है। अभिप्रेरणा, आखिर ये अभिप्रेरणा का प्रोसेस क्या है और अभिप्रेरणा के तत्व क्या है। एक चीज़ हमसे छूटी है कि अभिप्रेरणा के तत्व, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाई हूँ, अभी बता रही हूँ आपको। अभिप्रेरणा के तत्व देखते हैं हम। देखिए, अभिप्रेरणा के तत्व, अभिप्रेरणा के जो तत्व होते हैं वो 3 तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला तो है आपका आवश्यकता, ठीक, पहला है आवश्यकता। दूसरा है चालक, चालक कह लीजिए या फिर आप उसे प्रणोद भी कह सकते हैं, आपको किसी भी नाम से मिल सकता है। उसके बाद और क्या है? प्रोत्साहन। तीसरा जो तत्व है वो है प्रोत्साहन। ये 3 तत्व हैं आपके अभिप्रेरणा के। अब कहने का मतलब क्या है? आवश्यकता में क्या है? आवश्यकता से क्या है? आवश्यकता, अगर हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तब क्या होगा? जैसे हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे हमें भोजन की ही आवश्यकता है, हमें भूख लग रही है, तो हम पहले क्या करेंगे? आवश्यकता का प्रभाव पड़ने से हम कार्य को आरंभ करेंगे। ठीक, आरंभ करते हैं। फिर हमारे अंदर आवश्यकता आने के बाद क्या होता है? चालक, मतलब एक प्रणोद उत्पन्न होता है जो हमें चलाता है। अब जैसे हमें भोजन की आवश्यकता थी, हमें भोजन की आवश्यकता थी, तो हमारे अंदर कौन सा चालक आया? हमारे अंदर भूख चालक आया। तो मतलब क्या करते हैं हम? चालक का प्रभाव पड़ने से हम क्या करेंगे कि कार्य को जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। अब उसके बाद प्रोत्साहन मिला हमें, मतलब हमें भोजन मिला, हमें कोई खाद्य सामग्री मिल गई, तो हमने उसको खाया, तो क्या हुआ? खाने से क्या हुआ? हमने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। देखिए, आपके तीनों जो ये जो स्टेप्स थे, आरंभ करना, जारी रखना और लक्ष्य तक ले जाना, ये तीनों स्टेप यहाँ पर अभिप्रेरणा के तत्व में आकर क्लियर हो गए ना आपके कि अभिप्रेरणा के तत्व पहली बात कौन कौन से हैं? आवश्यकता है, चालक है और प्रोत्साहन है। अब देखिए, हमें आवश्यकता हुई, किस चीज़ की आवश्यकता हुई? भोजन की आवश्यकता। हमें भोजन की आवश्यकता हुई, तो भोजन की आवश्यकता होने से हमने क्या किया? हमने कार्य को आरंभ किया, मतलब कार्य को हमने आरंभ किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारे अंदर चालक आया, मतलब हमें भोजन की आवश्यकता थी, तो हमारे अंदर चालक क्या आया? हमें भूख लगी, भूख लगी हमें। फिर हमने, हमारे अंदर प्रोत्साहन, हमें प्रोत्साहन मिला, भूख लगी तो प्रोत्साहन क्या मिला कि हमने कोई भी खाद्य सामग्री हमें मिल गई, हमने उसको खा लिया, फिर हमारी भूख शांत हो गई। तो इस प्रकार क्या हुआ? हमने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, हम ये देखते हैं कि अभिप्रेरणा का ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है। अभिप्रेरणा का प्रोसेस कैसे होता है, देखिए मैं इसको यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको। पहले हमें क्या हुआ? पहले हमें हमारे अंदर आवश्यकता आई। देखिए, जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी किसी भी चीज़ की, तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। आवश्यकता के बाद क्या हुआ? हमारे अंदर प्रणोद आया या चालक आया। प्रणोद लिख लीजिए यहाँ पर, जिससे कि आपको ये नाम भी याद रहे। हमें आवश्यकता हुई किसी चीज़ की, उसके बाद हमारे अंदर प्रणोद उत्पन्न हुआ। अब प्रणोद उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ? हमें प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन में क्या? प्रोत्साहन में हमें कुछ ऐसी चीज़ मिली कि जिसके प्रभाव से हमारे अंदर ये जो चालक था, ये प्रणोद था, वो कम हो गया। ठीक, प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन के बाद देखिए 3 स्टेप थे हमारे, वो हो गए आवश्यकता, प्रणोद और
प्रोत्साहन। अब आवश्यकता क्या क्या लीजिए, आवश्यकता आपकी हो गई, अभी मैंने जैसे बताया, आवश्यकता आपकी हो गई भोजन, भोजन आपकी आवश्यकता हो गई। और भोजन की आवश्यकता होने के बाद हमारे अंदर प्रणोद क्या उत्पन्न होगा। अब देखिए भाई, भोजन हमारी आवश्यकता है, अगर यहाँ पे पानी हमारी आवश्यकता होती तो यहाँ पर प्यास होता, तो भोजन हमारी आवश्यकता है तो प्रणोद हमारे अंदर उत्पन्न होगा कि हमें भूख लगेगी, भूख लगी। अब उसके बाद हमें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। प्रोत्साहन क्या प्राप्त हुआ, प्रोत्साहन में हमें कोई खाद्य सामग्री मिल गई, हमें खाद्य सामग्री मिल गई। फिर क्या हुआ कि खाद्य सामग्री से हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो गई, या तो पूर्ति हो गई या फिर हमारी आवश्यकता को उसने कम कर दिया। फिर इससे क्या हुआ, इससे हमारा ये जो चालक था ये शांत हो गया, चालक पर प्रभाव पड़ा आवश्यकता कम होने के बाद, तो चालक हमारा कम हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि अभिप्रेरणा के 3 तत्व होते हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। आवश्यकता वो चीज़ होती है कि जिस चीज़ की हमें नीड हो रही है, और प्रणोद की नीड जिस चीज़ की हमें, उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो चालक उत्पन्न हो रहा है। और प्रोत्साहन क्या है, प्रोत्साहन कि चालक को कम करने के लिए हमारे पास जो भी वस्तु उपलब्ध है उस चीज़ से हमें प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उस वस्तु का प्रभाव हमारी आवश्यकता पर पड़ रहा है, आवश्यकता हमारी कम हो रही, फिर आवश्यकता कम होने से हमारे अंदर चालक भी कम हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ये अभिप्रेरणा है। अब देखिए, अभिप्रेरणा जो है वो क्या होती है, वो हमें समझ में आ गई कि ऐसा कार्य जिसके प्रभाव से हम कार्य को, ऐसी चीज़, ऐसी प्रक्रिया जिसके प्रभाव से हम कार्य को पहले तो आरंभ करते हैं, फिर कार्य को जारी रखते हैं, उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अभिप्रेरणा समझ में आ गई। अभिप्रेरणा के जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलना ही मिलना है। आज हमारा लगभग यूपी टेट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर कुछ टॉपिक बचे होंगे तो वो मैं आपको कल परसों 1-2 दिन में करा दूंगी, फिर उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आपको ये नहीं देखना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़रूरी है ना, कि प्रैक्टिस करनी तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। हमने पढ़ लिया, अब हमारा ये टाइम है देखने का कि हमें कितना याद हुआ है, कितना हमें समझ में आया है, ताकि हमें रिवीजन करने के लिए कितनी ज़रूरत है, हमें रिवीजन कितना करना है। अगर हमें 100% में से अगर हमें 70% भी आ रहा होगा ना उन प्रैक्टिस सेट में, तो भी बहुत अच्छी बात है। हमें एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप बने रहिए ग्रेट मंत्रा के साथ। अगली वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।